बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम डैम्पिंग को पढ़ेंगे, वेव स्पीड, रिपल टैंक। फिर इस तरह ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। डैम्पिंग का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एक बॉडी ऑसिलेटिंग बॉडी है, दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, दिस इज अ सिंपल पेंडुलम। ये मीन पोजीशन है एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज द पाथ टू विच दिस पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग। मैं आपको कहता हूं कि 0 से लेकर पॉइंट ए तक इस पेंडुलम ने 2 मीटर का, फर्ज करे 2 मीटर का फासला कवर किया है। सपोज ये फर्स्ट साइकिल में था। अगर आप देखें बाहर से इसके ऊपर ड्रैग फोर्स मुसलसल एक्ट कर रही है। ड्रैग फोर्स या फ्लूइड फोर्स, एयर रेजिस्टेंस भी आप इसे कह सकते हैं। हवा मुसलसल इस पेंडुलम के ऊपर लग रही है, जिसकी वजह से इस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पहले 2 मीटर था, फिर 1.8 मीटर, फिर 1.5, फिर 1.2। इस तरह फाइनली ये जो पेंडुलम है, ये जो सिस्टम है, ये ऑसिलेशन को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो फिर इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग। ये फोर्स्ड ऑसिलेशन का टाइप है। किसका? मैंने एक फ्री ऑसिलेशन आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है कि उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो बिल्कुल भी ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है टाइम के साथ, उसके ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्सेस है वो 0 के बराबर है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, टाइम पीरियड कांस्टेंट है, सिर्फ एक फोर्स है जो 0 के बराबर नहीं है, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। तो फिर ये आपके पास फ्री ऑसिलेशन है। फोर्स ऑसिलेशन में एक डैम्पिंग है, एक रेजोनेंस है। डैम्पिंग में टाइम के साथ साथ मुसलसल एम्पलीट्यूड क्या होती है, डिक्रीज ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस। मैं अगर इसका डायग्राम ड्रा कर लूं, यहां पे x आपके पास 0 के बराबर है, यहां पे x आपके पास x0 के बराबर है, यहां पर x माइनस x0 के बराबर है। ये आपके पास ये जो x एक्सिस है इस पे मैंने टाइम लिया है, y एक्सिस पे मैंने एम्पलीट्यूड लिया है। एम्पलीट्यूड को अगर आप देखिए वो टाइम के साथ साथ मुसलसल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फिर इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग। अब इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस। द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ oscillating body due to external resistive forces। एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से अगर एक बॉडी की एम्पलीट्यूड मुसलसल कम हो रही है तो इसका मतलब यहां पे जो फिनोमेना हो रहा है, दिस इज अ डैम्पिंग। अब जो फोर्स यहां पे एक्ट करती है वो डैम्प्ड फोर्स है, वो रेजिस्टिव फोर्स है। अगर ये फोर्स ज्यादा है तो बॉडी की एम्पलीट्यूड जल्दी डिक्रीज करेगी। अगर ये फोर्स जो है ये कम है तो बॉडी की एम्पलीट्यूड जल्दी डिक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा, एम्पलीट्यूड किस तरह डिक्रीज करती है, जल्दी
या टाइम लेती है या एवरेजली काम करती है, इस बेस पे हमने डैम्पिंग को 3 टाइप्स में डिस्कस किया, 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। डैम्पिंग के बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स हैं, वैसे तो बहुत है। एक आपके पास है अंडर डैम्पिंग, एक आपके पास ओवर डैम्पिंग है, एक आपके पास क्रिटिकल डैम्पिंग है, एक आपके पास फ्रिक्शन डैम्पिंग है, एक आपके पास विस्कस डैम्पिंग है। बहुत सारे टाइप्स हैं। पहले आपके पास है अंडर डैम्पिंग। अगर किसी ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड स्लोली डिक्रीज हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज slowly, gradually। अगर किसी ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है और वहां पे रेजिस्टिव फोर्सेस ये लेस है, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? अंडर डैम्पिंग। देखिए, दिस इज द डायग्राम। पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा था, लास्ट में एम्पलीट्यूड क्या होने लगा है? कम होने लगा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड को अगर आप देखें मुसलसल कम हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिस इज अंडर डैम्पिंग। ये क्या है? अंडर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ये ऊपर के मुकाबले में बहुत जल्दी डिक्रीज करता है। एम्पलीट्यूड ऑफ डाई आउट क्विकली, बहुत जल्दी जो है वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे हाई रेजिस्टिव फोर्सेस, अगर इसको मैं इंस्टॉल करूं पेंडुलम को एयर में, और यहां पे जो पेंडुलम है इसको फॉर एग्जांपल मैं वाटर में इंस्टॉल करूं, तो वाटर में तो रेजिस्टिव फोर्सेस ज्यादा है, वहां पे एम्पलीट्यूड क्या होगा? जल्दी डिक्रीज होगा। तो ये आपके पास क्या है? ये ओवर डैम्पिंग है। फॉर एग्जांपल इस तरह, दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दिस इज x इज इक्वल टू के 0, दिस इज x इज इक्वल टू के माइनस ऑफ x नॉट। अगर आप इसको देखिए, ये एक ही झटके में क्या हो गई है? इसका एम्पलीट्यूड ऑफ 0। इसके बाद लास्ट वन जो टाइप है, दिस इज क्रिटिकल डैम्पिंग। अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम को अब इंस्टॉल करूं एक ऐसे मीडियम में इंस्टॉल करूं जहां पे वेरी हाई रेजिस्टिव फोर्सेस हो, जो इसकी एम्पलीट्यूड को बहुत ही जल्दी डिक्रीज करे। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल पेंडुलम के इंस्टॉल कर रहा हूं, वाटर से भी कोई विस्कस मीडियम है, आप हनी कंसिडर कर ले, फर्ज करिए, मैं मिसालें दे रहा हूं। इसका एम्पलीट्यूड डायरेक्टली मीन पोजीशन पे 0 हो गया, डायरेक्टली जैसी मीन पोजीशन पे पहुंच गई वहां पे रुक गई।
तो इसका मतलब ये जो है ये कौन सी डैम्पिंग है, क्रिटिकल। इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा इनसे आगे जाएगा, इसका बहुत ही हिस्सा हिस्सा आगे जाएगा। जितनी बाहर से जो डैम्पिंग फोर्स, जो फोर्स डैम्प फोर्स आपके लिए, रेजिस्टिव फोर्स आपके लिए, ड्रैग फोर्स आपके लिए, फ्लूइड फ्रिक्शन आपके लिए, जो इनके एम्पलीट्यूड को कम करती है, जितनी वो ज्यादा होगी उतनी इसकी एम्पलीट्यूड क्या डिक्रीज करेगी, जल्दी। और ये जो जल्दी डिक्रीज करती है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग। और इस फिनोमेना पे हमने इसकी कितनी कैटेगरीज बनाए हैं, 3 कैटेगरीज। अगर हिस्सा हिस्सा डिक्रीज हो रही है तो अंडर डैम्पिंग है, जल्दी ओवर डैम्पिंग, वेरी एब्रप्टली, वेरी फास्ट, तो ये आपके पास क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग। अब डैम्पिंग जो है इसकी एप्लीकेशन है, देखिए ये हमारी गाड़ी है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो शॉक से ऑब्जर्वर में होती है। शॉक से ऑब्जर्वर, शॉक ऑब्जर्वर सारे जानते हो। ये अगर गाड़ी का मैं ले लूं, ये आपके पास पहिया है, ठीक है, इस पहिए के अंदर इस तरह ये जो ऊपर पहिए से ऊपर आपके पास पोर्शन है, इसमें इस तरह ऑयल होते हैं। ऑयल यहां पे क्या काम करते हैं, एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करते हैं। और इसमें इस तरह एक प्लेट लगी होती है, एक सर्कुलर शेप की, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। आपकी गाड़ी का पहिया अगर किसी ऐसे रोड पे आप जा रहे हैं जो कि बम्पी है, जिसमें बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, तो आपका पहिया अगर खड्डे में गिर जाता है तो आप यहां पे एक जर्क फील करते हो, आपको एक झटका लगता है, और वो उस झटके को एब्जॉर्ब करना किसका काम है, शॉक ऑब्जर्वर का। और शॉक ऑब्जर्वर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, डैम्पिंग। जैसी गाड़ी का पहिया जो है वो झटका खा लेती है, तो इसके अंदर जो प्लेट है वो इस तरह ऑसिलेट करता है, वो ऑयल में ऑसिलेट करता है। जितनी वहां पे ऑयल विस्कस होगी, आपकी जो जर्क है, जो झटका है, वो जल्दी क्या हो जाएगा, वो ऑसिलेशन एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास है वेव स्पीड। क्या है, वेव स्पीड। वेव स्पीड का जो टॉपिक है ये हमने पढ़ना है, ठीक है। जबरदस्ती हो बड़ा पे तो कहीं चाहो क्या हुआ सब। Wave speed, the distance covered by wave per unit of time. Distance covered by wave per unit time. Distance covered by wave per unit of time. एक वेव कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने कोई वेव प्रोड्यूस की है, इस तरह उस वेव ने यहां से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आपके पास डेल्टा एस डिस्टेंस कवर की है, और जो टाइम लिया है वो है डेल्टा टी। अब स्पीड जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और वो बराबर है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है, डिस्टेंस है, और डेल्टा टी क्या है, टाइम। एक वेव
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब एनर्जी ट्रांसफर करती है, डिस्टरबेंस ट्रांसफर करती है, उस दौरान में वो कितना टाइम लेती है, तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, वेव स्पीड। और ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी एक रीजन है। बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन था प्रूव दैट V इज इक्वल टू F लैम्डा। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ये तो हमने नहीं पढ़ा है, ये बहुत ही सिंपल है। इधर देखें, ये आपका क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। इन दोनों क्रस्ट के दरमियान अगर आप लोगों को पता है हमने फासला क्या लिया था, लैम्डा। और अगर मैं यहां से लेकर यहां तक ये भी फासला है तो ये डेल्टा एस भी है। एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। मेरी बात समझ में आ रही है? आपके पास इक्वेशन है V इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। यहां पे डेल्टा एस बराबर है लैम्डा के, और डेल्टा टी एक कंप्लीट साइकिल में किसके बराबर है, कैपिटल टी के। तो V इज इक्वल टू डेल्टा एस की जगह पे लिखे लैम्डा, और डेल्टा टी की जगह पे क्या लिखे, कैपिटल टी। और इस इक्वेशन को इस तरह लिखे, लैम्डा ज़रबे 1 बाय टी, और 1 बाय टी आपके पास बराबर है किसके, एफ के। तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर मैं यहां से फ्रीक्वेंसी निकालूं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा। V को कांस्टेंट रख ले, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट लगेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करें। आप कहेंगे कि लेट्स कंसिडर वी हैव अ वेव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इन हियर देयर आर टू क्रस्ट and the distance between two consecutive crusts is equal to lambda, and it's also equal to delta S. Now we know that for one complete cycle the time will be equal to time period. Then we have delta S by delta T, delta S की जगह पे lambda, delta T की जगह पे कैपिटल T। अब इसको इस तरह लिखें, अब आपको मालूम है 1 by T किस चीज के बराबर है, F के, तो V is equal to F lambda। अभी बाकी सारे रिलेशनशिप आप यहां से डिराइव कर सकते हैं। ये इक्वेशन जो है ये वाला, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम इसके ऊपर असाइनमेंट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये एक असाइनमेंट है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड that human can hear which travel with a speed of 343 मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड दी गई है V is equal to 343 मीटर पर सेकेंड। हमें कह रहे हैं फाइंड द वेवलेंथ, लैम्डा मांग रहे हैं, लेकिन किसके लिए, इधर देखें। हमें कह रहे हैं कि इंसान जो है जो आवाज़ सुनता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है लोअर भी मालूम करे, मतलब लोअर जो फ्रीक्वेंसी है उसके मुताबिक भी वेवलेंथ मालूम करे, हायर जो फ्रीक्वेंसी है उसके मुताबिक भी वेवलेंथ मालूम करे। हमें पता है कि लोअर फ्रीक्वेंसी जो है इंफ्रासोनिक की वो है 20 हर्ट्ज, हायर जो फ्रीक्वेंसी है अल्ट्रासोनिक की वो है 20,000 हर्ट्ज। हमसे वेवलेंथ मांग रहे हैं लोअर फ्रीक्वेंसी पर भी अपर फ्रीक्वेंसी पर भी, तो लैम्डा इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय F। तो यहां पे हम लिखेंगे V की जगह पे 343 और F की जगह पे पहले मालूम करेंगे 20, फिर लैम्डा इज इक्वल टू 343 और नीचे लिखेंगे 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इन दोनों से आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, एक से आता है 17.15 मीटर और एक से आपके पास आता है 0.017 मीटर। ठीक है, बहुत सारे सवालात आ सकते हैं, एक और भी मैं करवा देता हूं।
इधर देख लें, एक और असाइनमेंट है। मेहर मूव वन एंड ऑफ द रोप अप एंड डाउन विद स्पीड ऑफ 2.5 मीटर। मेहर एक लड़की है, इसके पास एक रस्सी है जो इस तरह इसको अप एंड डाउन कर रही है, ठीक है। मेहर के पास एक रस्सी है जिसको वो अप एंड डाउन कर रही है और इसकी जो स्पीड है वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड। इट प्रोड्यूस ऑसिलेशन हुज वेवलेंथ इज 0.5 मीटर। हमें कह रही है कि इस तरह ये एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वेवलेंथ आपके पास है 0.5 मीटर। हमसे क्या मांग रहे हैं? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं। आपके पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू के एफ लेमडा, एफ इज इक्वल टू के वी डिवाइडेड बाय लेमडा। v आपके पास है 2.5 मीटर पर सेकेंड और 0.5 नीचे डिवाइड कर लिया और ये कैंसल, 5 एकन 5 5 5 25। तो f इज इक्वल टू के 5 हर्ट्ज, ये आपकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और भी एक असाइनमेंट है। A wave move on a slinky spring with a frequency of 4 hertz। इस तरह आपके पास एक स्प्रिंग है जिसको हम स्लिंकी स्प्रिंग कहते हैं। हमें कह रहे हैं a wave move on a slinky spring with a frequency of 4 hertz। हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 4 हर्ट्ज इन वेवलेंथ, और वेवलेंथ हमें दी गई है 0.4 मीटर। हमसे क्या मांग रहे हैं? स्पीड v। तो हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू के एफ लेमडा। एफ आपके पास है 4 हर्ट्ज और लेमडा आपके पास है 0.4 मीटर। तो v इज इक्वल टू के 4 ज़रबे 4 तक़सीमे 10, 4 चरे 16 तक़सीमे 10 इशारिया यहाँ पे लगाए 1.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपके पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड दिस टॉपिक इज रिपल टैंक। और वो टॉपिक आपके पास क्या है? रिपल टैंक का टॉपिक है। कोई मसला है तो पूछे, नहीं है? लास्ट टॉपिक है इन दिस टॉपिक आपके पास क्या है? रिपल टैंक। रिपल टैंक आपके पास एक डिवाइस है, ठीक है। एक डिवाइस है जो कि दो काम करता है। एक ये वेव्स को जनरेट, वाटर वेव्स को जनरेट कर सकता है, दूसरा इसके जरिए हम उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। ये आपके पास डिवाइस है और इसका काम क्या है? टू जनरेट वाटर वेव्स, कि वाटर वेव्स को क्या करें? जनरेट करें। टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेव्स, और वाटर वेव्स की हम क्या स्टडी करें? प्रॉपर्टीज। क्या स्टडी करें? प्रॉपर्टीज। अब इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इधर देख लें, इसमें इस तरह एक ट्रे होती है, ठीक है। दिस इज अ ट्रे और ये आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्रे होती है।
ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्रे। इस ट्रे के अंदर आपके पास बहुत सारा पानी होता है, ठीक है। यहां पे हमने लैंप लगाई होती है, दिस इज अ लैंप, ठीक है। ये आपके पास लैंप है एंड दिस इज अ ट्रे, ये आपके पास एक ट्रे है। यहां पे आपके पास एक बैटरी होती है, इस बैटरी के साथ हमने यहां पे एक मोटर कनेक्ट किया होता है और उस मोटर के साथ हमने यहां पे एक वाइब्रेटर लगाया होता है। मोटर होता है, लैंप, वाइब्रेटर, और नीचे यहां पे कुछ बुक्स में लिखा है कि यहां पे स्क्रीन होता है। अगर स्क्रीन ना भी हो फिर भी हम इस एक्टिविटी को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। लैंप का काम है यहां पे यहां लाइट देना। जैसे ही हम बैटरी को ऑन करते हैं, ये जो मोटर है ये इस वाइब्रेटर को क्या करता है, स्टार्ट कर लेता है। वाइब्रेटर यहां पे क्या चीज प्रोड्यूस करता है, रिपल्स, और वो रिपल्स जो है वो हमें क्या देते हैं, वेव्स। और फिर इन वेव्स की यहां पे क्या बनती है, इमेज बनती है। और उस इमेज में कुछ जो स्पॉट्स हैं वो आपके पास डार्क होते हैं एंड कुछ जो स्पॉट्स हैं वो आपके पास ब्राइट। फर्ज करें ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज ब्राइट, और ये आपके पास क्या है, डार्क। ब्राइट जो रीजन्स है ये बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करते हैं, ये लाइट रेस को कन्वर्ज करते हैं और इसको हम लेते हैं क्रस्ट। क्या लेते हैं, क्रस्ट। और जो डार्क रीजन्स है ये कनकेव लेंस की तरह काम करते हैं और इसको हम कहते हैं ट्रफ। क्या कहते हैं, ट्रफ। मेरी बात समझ में आ रही है? ब्राइट रीजन कॉन्वेक्स, क्रस्ट, डार्क रीजन कॉनकेव, और इसको हम ट्रफ लेते हैं। अब एक पॉइंट जो आपके कोर्स में सिर्फ उसका नाम लिखा है, बाकी उसमें कोई डिस्कशन नहीं हुई है, इधर देखें। फर्ज करिए ये जो पॉइंट है इसके इर्द गिर्द मैंने ये सर्कल ड्रा किया है। पानी के अंदर मैंने इस तरह एक पत्थर फेंका है। इनसे पहले जो वेव जनरेट होती है, अगर मैं इसके इर्द गिर्द इस तरह गोल दायरे लगाऊं 1 2 3 4 5, ये याद रखे अगर वेव में कुछ पार्टिकल्स एक टाइम पे ऊपर जाते हैं और एक टाइम पे नीचे आते हैं, फिर ऊपर उनका एम्पलीट्यूड क्या रहता है, सेम। तो फिर ये जो पार्टिकल्स हैं ये नेक्स्ट वेव के लिए सोर्स का काम करते हैं, इनको हम वेव फ्रंट्स कहते हैं। जैसे हमारे क्लास में फ्रंट में बच्चे बैठे होते हैं, सब एक लाइन में बैठे होते हैं। इस तरह जब हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें वेव प्रोड्यूस होती है और उस वेव में पार्टिकल्स एक टाइम पर ऊपर जाते हैं, एक टाइम पे नीचे आते हैं। तो जो पार्टिकल्स सबसे पहले ऊपर जाते हैं उनको अगर हम एक दायरे के जरिए कनेक्ट कर ले तो ये आपके पास वेव फ्रंट्स होंगे। क्या होंगे, वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स क्या है, ये आपके पास एक पोर्शन कंसिडर कर ले, पार्ट कंसिडर कर ले, पार्ट लोकस which have same phase of vibration, which have same phase of vibration। इसका मतलब क्या है, वेव में ऐसे पार्टिकल्स जिनके दरमियान ना कोई फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, एंगल में फर्क ना हो कि एक 90 पे हो, एक आपके पास 180 पे हो, सारे एक वक्त पे ऊपर, सारे एक वक्त पे नीचे। यहां से वेव जनरेट हो गई है ना,
ये आपके पास सोर्स है, ये आपके पास, अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक नए वेव को जनरेट करेगी। ये जो वेव फ्रंट्स है ये किस तरह काम करेंगे, सोर्स। फिर जब दूसरी वेव जनरेट होगी उसके लिए यहां पे वेव फ्रंट्स बनाओगे, तो ये वेव फ्रंट्स उनके लिए किस तरह काम करेगी, सोर्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट को कहा है कि इन सबको डिस्टर्ब कर ले, ये सोर्स है, ये डिस्टर्बेंस है। फिर ये पार्टिकल्स जो है ये अगलों को डिस्टर्ब करेंगे, अगलों के लिए ये क्या है, सोर्स है। ठीक है, अच्छा, हाँ समझता है, अच्छा अच्छा। रिपल्टिंग, अब इसमें हमने ये जो वाइब्रेटर है इसके जरिए हमने वेव्स प्रोड्यूस की है। अब वेव की 3 प्रॉपर्टीज है, उनमें पहली प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का सिंपल मतलब है bounce back of a wave after striking with a surface। इधर देख लें, ये आपके पास वही ट्रे है और उसके अंदर ये पानी है। ठीक है, यहां पे मैंने कोई एक हार्ड सरफेस रखा है, ये आपके पास एक ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल हम किसको कहते हैं, रुकावट। इधर देख ले, यहां से एक वेव गई है, ये इंसिडेंट वेव है। अगर ये इस तरह वापस आई है, रिफ्लेक्टेड रे, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। एक वेव गई है, वो टकरा गई है ऑब्स्टिकल के साथ, फिर वहां से क्या आई है, वापस। अभी चूंकि बारिशों का मौसम है, फॉर एग्जांपल आपके इलाके में इस तरह बहुत सारे नदी नाले होंगे, अगर उसके नदी नाले में एक पानी की एक वेव आ रही है, आप उसके सामने कोई बड़ा पत्थर रख दें, उसके साथ टकरा जाती है, फिर वापस चली जाती है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। रिफ्लेक्शन के बाद आपके पास दूसरी चीज है रिफ्रैक्शन। अब अगर मैं इस तरह करूं कि ये वही ट्रे है, वही ट्रे है, ठीक है, यहां पर मैंने एक शापर रखा है, ठीक है, एक शापर मैंने रख दिया है। इस ट्रे के अंदर बहुत सारा पानी है और उसमें मैंने क्या रखा है, एक शापर मैंने रखा है। यहां पर जो पानी है ये आपके पास डीप है, इस शापर के ऊपर जो पानी जाएगा वो आपके पास क्या होगा, शैलो। शापर के ऊपर तो इतना पानी नहीं जा सकता, बहुत कम पानी जाएगा। यहां से एक वेव जा रही है, यहां पे पहुंच गई है। वेव डीप से कहां पे जा रही है, शैलो। डीप में इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा, तो वेवलेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। शैलो में इसकी स्पीड क्या होगी, कम, वेवलेंथ भी क्या होगी, कम। फ्रीक्वेंसी को हम क्या लेंगे, कांस्टेंट। अब अगर आप देखें यहां पे वेव जो है वो डीप से या शैलो में जा रही है, या शैलो से किस में जा रही है, डीप में। तो दो चीजों में चेंज आता है, एक आता है स्पीड में और एक आता है डायरेक्शन में। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। व्हेन वाटर वेव एंटर फ्रॉम शैलो टू डीप और फ्रॉम डीप टू शैलो, then its speed and direction changes. This phenomena is called refraction of a water wave. फिर मैंने कहा कि अगर स्पीड कम हो रहा है तो आपके पास जो वाटर वेव्स हैं उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है।
शैलो में आपके पास वेवलेंथ कम होगा, स्पीड कम होगी, और डीप वाटर में वेवलेंथ ज्यादा होगा और स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा। लास्ट प्रॉपर्टी है डायफ्रैक्शन। फर्ज करें यहां पे हमने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा है, पानी बिल्कुल इस तरह एक केनाल में बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसके सामने पत्थर आ गया तो पानी क्या करती है कि उस पत्थर की पीछे इस तरह बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड। ये जो फिनोमेना है जिसमें वाटर वेव्स एक ऑब्स्टिकल के इर्द गिर्द क्या करती है, बेंडिंग, इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन। या फर्ज करें पहले पानी बिल्कुल इस तरह आ रहा था, एक ओपन केनाल था, बीच में हमने केनाल को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। यहां पे हमने एक छोटा सा इसमें होल बनाया है। आपने अगर डैम में देखा होगा उसमें एक छोटा सा सुराख होता है, पानी यहां से जब निकलेगा तो चाहिए तो ये तक ये बिल्कुल स्ट्रेट जाए, स्ट्रेट नहीं जाएगा बल्कि यहां पे क्या करेगा? बेंड करेगा। ये जो बेंडिंग है इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन। उसमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इधर आ रहा है। अब अगर आपके पास आपको एमसीक्यूज इस तरह आएंगे कि अगर ये ओपनिंग स्मॉल है, स्मॉल ओपनिंग लार्ज बेंडिंग, मतलब डायफ्रैक्शन ज्यादा होगी। अगर इस तरह लार्ज ओपनिंग है, लार्ज ओपनिंग, तो डायफ्रैक्शन क्या होगी? कम। बेंडिंग क्या होगी? कम। ठीक है, एंड दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर।